चैप्टर है डिमांड, दो चैप्टर है, एक डिमांड का चैप्टर होता है और एक सप्लाई का चैप्टर होता है। उसमें से चैप्टर स्टार्ट करें डिमांड का। पहले समझ लो इसे, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। डिमांड में सबसे पहले हमें मीनिंग ऑफ डिमांड दे रखा है। डिमांड का मतलब क्या होता है? डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ गुड्स और सर्विसेज दैट द कंज्यूमर आर willing and able to purchase at various prices during a given period of time। अब इसमें दो चीजें आती हैं। ऐसी क्वांटिटी, या तो गुड्स खरीदेगा कंज्यूमर या क्या खरीदेगा, सर्विस। तो गुड्स या सर्विसेज जो भी कंज्यूमर खरीदना चाह रहा है और खरीद भी सकता है, खरीदना चाह रहा है एज वेल एज खरीद भी सकता है, परचेज कर सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? कंज्यूमर की डिमांड कहते हैं। जैसे कि सपोज करो किसी को लैपटॉप खरीदना है और 50,000 रुपीज़ का उसे लैपटॉप परचेज करना है और उसके पास 50,000 रुपीज़ अवेलेबल भी है, 50,000 अवेलेबल भी है। तो यहाँ पर ही इज विलिंग टू बाय लैपटॉप ऑफ रुपीज 50,000, विलिंग टू बाय। एंड इज ही एबल टू बाय, क्या वो खरीद भी सकता है? बिल्कुल खरीद सकता है, क्योंकि 50,000 का लैपटॉप है और 50,000 उसके पास अवेलेबल भी है। तो डिमांड का मतलब क्या होता है? गुड्स और सर्विसेज की ऐसी क्वांटिटी जो कंज्यूमर विलिंग टू बाय एज वेल एज ही इज एबल टू बाय द गुड्स एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आएगा, यहाँ पर देखो टाइप्स ऑफ डिमांड। टाइप्स ऑफ डिमांड में हमारा क्या क्या आएगा? सबसे पहले आता है हमारा इंडिविजुअल डिमांड। सबसे पहले क्या आती है? इंडिविजुअल डिमांड। डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर कंज्यूमर एट वेरियस प्राइस इज नोन एज इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड कौन सी होती है? जैसे इंडिया में 150 करोड़ की पॉपुलेशन है, अगर हम इसमें से किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का मिस्टर ए की डिमांड देखें, सिर्फ एक पर्सन की डिमांड देख रहे हैं इंडिविजुअली कि कितने गुड्स की डिमांड करता है, तो वो क्या कहलाएगी? इंडिविजुअली डिमांड। ये क्या कहलाएगी? इंडिविजुअल डिमांड कहलाएगी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा मार्केट डिमांड। इसको लिख बाद में लेना, पहले समझ लो। दूसरा आता है मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड क्या होता है? डिमांड ऑफ द होल मार्केट एट वेरियस प्राइस। अब जैसे सपोज करो 100 लोग मिलके डिमांड कर रहे हैं, 100 पर्सन मिलके किसी गुड्स या सर्विसेज की डिमांड कर रहे हैं। अब अगर हम सिर्फ एक पर्सन की डिमांड देखते हैं तो वो तो हो जाएगा इंडिविजुअल डिमांड। लेकिन इंडिविजुअल 1 + 2 + 3 + 4 + 5, अगर हम सबकी मिलके डिमांड देखेंगे तो वो हमारी क्या कहलाएगी? मार्केट डिमांड। तो मार्केट डिमांड क्या होता है? इसे हम ये कह सकते हैं, मार्केट डिमांड इज द सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। ये कह सकते हैं ना, क्योंकि सम टोटल सिग्मा, ये पढ़ा होगा, सिग्मा होता है ना सम टोटल। तो मार्केट डिमांड इज द सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। सभी इंडिविजुअल पर्सन की डिमांड का अगर हम टोटल कर दे तो वो हमारा क्या हो जाएगा? दैट विल बी द मार्केट डिमांड। तो कितने तरह की डिमांड हुई? एक हमारी इंडिविजुअल डिमांड जो किसी इंडिविजुअल पर्सन की होती है। सभी इंडिविजुअल पर्सन की अगर इंडिविजुअल डिमांड को मिला दो, सम टोटल कर दो, तो वो होती है मार्केट डिमांड। इसके बाद एक ही नेक्स्ट कंसेप्ट आ जाता है हमारा, लेकिन इसके लिए हम सब्सटीट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पढ़ेंगे पहले, उसके बाद समझेंगे। अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्टर्स ऑफ डिमांड, या इसे हम कहते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। अब चाहे इंडिविजुअल डिमांड हो किसी इंडिविजुअल पर्सन की, या मार्केट की डिमांड हो सभी इंडिविजुअल की मिला के, कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं, डिमांड को अफेक्ट करते हैं या इन्फ्लुएंस करते हैं। पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। प्राइस ऑफ अ कमोडिटी का मतलब क्या है? कि हमारा सपोज करो प्राइस बढ़ रहा है, इसमें देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड में हमें क्या क्या दे रखा है? सबसे पहला प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। अब मुझे एक बात बताओ, अगर हमारा प्राइस इंक्रीज होगा किसी भी कमोडिटी का मतलब होता है गुड्स, कमोडिटी का मतलब होता है गुड्स। अगर हमारी किसी भी कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होगा तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो प्राइस और डिमांड के बीच में रिलेशन कैसा है? इनवर्स रिलेशन। कैसा रिलेशन है? इनवर्स। और किसी कमोडिटी का प्राइस कम हुआ, प्राइस क्या हुआ? कम, तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। डिमांड क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस और डिमांड के बीच में क्या है? इनवर्स रिलेशन है। एमसीक्यू में कई बार आ जाता है। दिस मीन्स दैट अ राइज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी brings about a fall in the quantity purchased and vice versa। मतलब अगर प्राइस इंक्रीज हुआ तो डिमांड क्या हो जाएगी? फॉल हो जाएगी।
दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ इनकम इफेक्ट एंड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। ये मैं बाद में बताऊंगा, इनकम और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, ये रिलेटेड गुड्स आएंगे तब बता दूँ, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, अब ये ध्यान रखना, बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है पॉइंट 1 और 2 में, क्योंकि 1 में भी प्राइस लिखा है और 2 में भी क्या लिखा है, प्राइस लिखा है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखा है, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। सपोज करो हम जो है पेप्सी के डीलर है, हम पेप्सी कंज्यूम कर रहे हैं, तो हमारे लिए किस चीज का प्राइस देख रहे हैं हम, सिर्फ और सिर्फ पेप्सी का, सिर्फ और सिर्फ किसका, पेप्सी का प्राइस देख रहे हैं, ठीक है। इसमें प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की बात करते हैं। अगर हम पेप्सी के डीलर हैं तो हम प्राइस देखेंगे पेप्सी का, प्राइस किसका देखेंगे, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड देखेंगे किसकी, क्वांटिटी डिमांडेड देखेंगे हम इसका सब्सटीट्यूट जो है कोक, उसका क्वांटिटी डिमांडेड किसकी देखेंगे, जो इसका सब्सटीट्यूट है कोक। क्या कोक एंड पेप्सी सब्सटीट्यूट गुड्स है, सब्सटीट्यूट गुड्स मतलब जो एक की जगह हम दूसरे को यूज कर सकते हैं। कोक की जगह पेप्सी को यूज कर सकते हैं, इसी तरह टी की जगह कॉफी को यूज कर सकते हैं, ये हमारे सब्सटीट्यूट गुड्स है। रिलेटेड गुड्स में एक का प्राइस देखेंगे और उसके सब्सटीट्यूट का क्या देखेंगे, डिमांड। समझ आ रहा है। ऊपर वाले केस में क्या था, पेप्सी का ही प्राइस, पेप्सी की ही डिमांड। नीचे वाले में क्या है, पेप्सी का प्राइस और उसका जो सब्सटीट्यूट है उसकी डिमांड। डिफरेंस समझ आ रहा है। अब रिलेटेड कमोडिटीज, रिलेटेड गुड्स दो तरह के होते हैं, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और एक होता है सब्सटीट्यूट गुड्स। देखो इसमें एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, एक होता है सब्सटीट्यूट गुड्स। सब्सटीट्यूट तो मैंने अभी बताया, एक की जगह हम क्या यूज कर ले, दूसरा, जैसे कॉफी की जगह क्या यूज कर ले, टी, और टी की जगह क्या सब्सटीट्यूट कर ले, कॉफी। टू कमोडिटीज आर कॉल्ड कॉम्पीटिंग गुड्स, दूसरा नाम क्या है सब्सटीट्यूट का, कॉम्पीटिंग गुड्स, व्हेन दे सेटिस्फाई द सेम वांट एंड कैन बी यूज्ड विद ईज इन प्लेस ऑफ ईच अदर। अब टी की जगह कॉफी को यूज किया जा सकता है। सपोज करो कोई हमारे यहाँ आया और हमारे यहाँ टी अवेलेबल नहीं है, तो क्या कहेंगे हम उसे कि टी अवेलेबल नहीं है, आप कॉफी ले लो। इसी तरह से पेप्सी का हमने एग्जांपल लिया था, पेप्सी और कोक क्या है, परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स है। तो एक की जगह अगर हम दूसरे को यूज कर ले, वो हम क्या कहते हैं, सब्सटीट्यूट गुड्स। अब मुझे एक बात बताओ, ध्यान से समझना। सपोज करो कॉफी है, कॉफी के हम, कॉफी का प्रोड्यूसर है, हम लोग क्या, कॉफी के प्रोड्यूसर है या कॉफी के कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर है। कॉफी का प्राइस बढ़ा, किसका प्राइस बढ़ा, कॉफी। जब रिलेटेड गुड्स की बात आती है तो एक का प्राइस देखते हैं और एक का क्या देखते हैं, डिमांड देखते हैं। कॉफी का प्राइस इंक्रीज हुआ तो डिमांड किसकी देखेंगे, टी की। किसकी डिमांड देखेंगे, टी की। कॉफी का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो कॉफी की डिमांड तो कम होगी, लेकिन उसके सब्सटीट्यूट की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी ना, तो टी की डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। समझ आया। तो सब्सटीट्यूट गुड्स के केस में अगर कॉफी का प्राइस कम हुआ, कॉफी का प्राइस कम हुआ तो कॉफी की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि टी का प्राइस तो क्या है, सेम है। कॉफी का कम हुआ तो कॉफी की डिमांड क्या होगी, कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी, लेकिन टी की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। टी की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सब्सटीट्यूट में समझ आ रहा है, एक का प्राइस देखते हैं और उसके सब्सटीट्यूट की डिमांड देखते हैं, कि प्राइस बढ़ा कॉफी का तो उसकी डिमांड कम, इसका मतलब टी की डिमांड ज्यादा। इसी तरह से प्राइस घटा कॉफी का तो डिमांड किसकी दिखेंगे, टी की, कि टी की डिमांड क्या होगी, कम हो जाएगी, क्योंकि ज्यादा डिमांड किसकी हो जाएगी, प्राइस कम होने पे, कॉफी। तो यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है बिटवीन द प्राइस ऑफ द सब्सटीट्यूट गुड्स। इसी तरह से कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है, जो एक साथ यूज करते हैं, विच आर यूज्ड टुगेदर। सब्सटीट्यूट में तो एक की जगह दूसरे को सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं जो एक साथ यूज होते हैं। जैसे कि सपोज करो पेट्रोल एंड कार की बात हो रही है, अब पेट्रोल और कार दोनों एक साथ यूज होते हैं, कार के अंदर पेट्रोल डलता है। इसमें सपोज करो एक का प्राइस बढ़ा, पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज हुआ, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कौन है, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जो साथ में यूज होता है, कॉम्प्लीमेंट्री कार है। पेट्रोल का प्राइस बढ़ा तो जो पेट्रोल की कार है उसकी डिमांड क्या होगी, कम हो जाएगी, यही होगा ना। और सपोज करो पेट्रोल का प्राइस कम हुआ तो जो पेट्रोल की कार है उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसमें कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में प्राइस और जो कमोडिटी का कॉम्प्लीमेंट्री है उसके डिमांड में रिलेशन क्या है, रिलेशन है यहाँ पे इनवर्स रिलेशन। इनवर्स मतलब नेगेटिव रिलेशन, रिलेशन क्या है, इनवर्स। अ फॉल इन द प्राइस ऑफ वन विल कॉज द डिमांड ऑफ अदर टू राइज। यहाँ पे ना बच्चे बड़ा कंफ्यूज कर देते हैं, कंफ्यूजन हो जाता है कि सर ऊपर भी प्राइस लिखा है नीचे भी प्राइस, क्या फर्क है। ऊपर में जिस कमोडिटी का प्राइस उसी की डिमांड देख रहे हैं, नीचे में
प्राइस किसी का और उसके कॉम्प्लीमेंट्री की डिमांड या उसके सब्सटीट्यूट की डिमांड। समझ आया क्या हुआ? बुक में क्या लिखा है बेटा? बुक लाए हो क्या? बुक तो वही संदीप का यूज हो रही है, तो नोट्स है हमारे। नोट्स एंड नोट बुक में क्या है बेसिकली, बुक में समझ नहीं आएगा, या तो मैं और लिखवा दूँ। अभी वैसे मैं लिखवाऊंगा भी ये, ठीक है। तो बुक का ही कंटेंट है ये सारा, इसमें कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट है वो इसलिए मैंने पढ़ाया। जो तुम्हारा सिलेबस का कंटेंट है ना, इसमें हम वही वाला पढ़ रहे हैं। जैसे ये बुक में सारा मिल जाएगा डिमांड चैप्टर। चैप्टर सेम क्यों नहीं है? दिखाओ वो कौन से संदेह कर टी अर्जन बी की हो रही है? दिखाओ टी अर्जन बी की हो रही। स्कूल में कराया नहीं अभी डिमांड वाला? स्टैट्स है ना ये तो, माइक्रो इकोनॉमिक्स का है ना इसमें। हाँ, डिमांड और सप्लाई का, ठीक है। यहाँ तक समझ आया? ये जो पॉइंट्स पढ़े हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो ध्यान रखना। सेकंड वाले में अपने गुड्स का प्राइस और अपने कॉम्प्लीमेंट्री या सब्सटीट्यूट की डिमांड देखते हैं। फर्स्ट वाले पॉइंट में अपने का ही प्राइस और अपने की ही क्या देखते हैं? डिमांड देखते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में प्राइस और कॉम्प्लीमेंट्री की डिमांड का रिलेशन क्या होता है? इनवर्स, ठीक है। लेकिन सब्सटीट्यूट के केस में हमारी कॉमोडिटी और हमारी कॉमोडिटी का प्राइस और हमारे सब्सटीट्यूट के डिमांड का रिलेशन क्या होता है? डायरेक्ट रिलेशन होता है, या इसे क्या कहते हैं? पॉजिटिव रिलेशन। समझ आया? ठीक है। नेक्स्ट क्या है? इनकम ऑफ द कंज्यूमर। नेक्स्ट क्या दे रखा है? इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब इसको मैं समझा देता हूँ। हमारे गुड्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं नॉर्मल गुड्स और एक होता है इन्फीरियर गुड्स। इनके बीच में कई बार डिफरेंस भी आता है। गुड्स कितने तरह के होते हैं? दो तरह के, एक नॉर्मल गुड्स और एक इन्फीरियर। नॉर्मल गुड्स वो होते हैं जो गुड क्वालिटी गुड्स होते हैं। क्या होते हैं? गुड क्वालिटी। और इन्फीरियर गुड्स वो होते हैं जो बैड क्वालिटी के गुड्स होते हैं। बेसिकली हम कह सकते हैं जो वीट है, आटा, और जो चावल है, राइस, दीज आर द नॉर्मल गुड्स। जबकि बाजरा हो गया, ये हमारा क्या कहलाएगा? इन्फीरियर या बैड क्वालिटी गुड्स। अब मुझे एक बात बताओ, अब प्राइस की बात नहीं हो रही, अगर हमारी इनकम इंक्रीज होगी, अगर हमारी इनकम इंक्रीज होगी, तो हम जो गुड क्वालिटी गुड्स हैं उनकी डिमांड को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। अगर हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है तो हम गुड क्वालिटी नॉर्मल गुड्स की डिमांड को क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। लेकिन अगर इंफीरियर गुड्स की बात करें, तो हमारी अगर इनकम इंक्रीज हो रही है तो हम क्या तब भी इंफीरियर क्वालिटी के गुड्स कंज्यूम करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो तब हमारी डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। समझ आया? तो नॉर्मल गुड्स के केस में जो अच्छी क्वालिटी के, इनकम बढ़ी तो डिमांड भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। मतलब कैसा रिलेशन हुआ? डायरेक्ट रिलेशन। कैसा रिलेशन हुआ? डायरेक्ट या पॉजिटिव। लेकिन इन्फीरियर गुड्स के केस में कई बार क्वेश्चन घूम के आ जाता है। इन्फीरियर गुड्स के केस में अगर इनकम बढ़ी तो हम बैड क्वालिटी गुड्स जो इन्फीरियर है उसकी डिमांड क्या करेंगे? कम कर देंगे। समझ आया? इसमें क्या होगा? इनवर्स रिलेशन। समझ आया? ठीक है। इन्फीरियर गुड्स का दूसरा नाम होता है गिफ एंड गुड्स। इन्फीरियर गुड्स का दूसरा नाम क्या होता है? गिफ एंड गुड्स। ठीक है। तो इसमें हमने क्या सीखा कि अगर नॉर्मल गुड्स है, मतलब गुड क्वालिटी गुड्स है, तो रिलेशन क्या है? डायरेक्ट रिलेशन। किसके बीच में? प्राइस नहीं, इनकम एंड डिमांड। लेकिन अगर इन्फीरियर गुड्स है जिसका दूसरा नाम क्या है? गिफ एंड गुड्स, उसके केस में क्या है? इनवर्स रिलेशन। किस चीज का रिलेशन? इनकम एंड डिमांड। समझ आया ना? नेक्स्ट हमारा आता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर। टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर। अब एक बात बताओ, जो हमारा ये होगा, हमने कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं और कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी उस प्रोडक्ट के लिए क्या हो रहा है? फेवरेबल हो रहा है। उस प्रोडक्ट के लिए क्या हो रहा है? फेवरेबल। ठीक है। तो उस केस में हमारी डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। सपोज करो हम कोई ऐसा कंप्यूटर ला रहे हैं जो कि रोबोटिक तरीके से चलता है। मतलब रोबोटिक तरीके से चलता है, मतलब हमने सिर्फ काम अपना डाल दिया उसमें और सॉफ्टवेयर अपने आप पूरा का पूरा काम कर लेगा। तो उसकी डिमांड ज्यादा होगी क्योंकि एआई आ रहा है, तो उसका डिमांड क्या होगा? बढ़ जाएगा।
क्योंकि फेवरेबल टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो रही है। लेकिन हम कोई ऐसा कंप्यूटर लेके आए जिसको ओपन होने में 10 मिनट लगते हैं, ऊपर से उसके ग्राफिक कार्ड भी अच्छे नहीं है, तो क्या कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस फेवरेबल होगा? नहीं होगा। तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी हमारी? कम हो जाएगी। तो ध्यान रखना, अगर हमारे गुड्स एंड सर्विसेज की फेवरेबल डिमांड है, क्या है? फेवरेबल डिमांड है, फेवरेबल गुड्स है, तो डिमांड हमारी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और अगर कंज्यूमर को पसंद नहीं आ रहा है, फैशन में नहीं है वो गुड्स, तो क्या हो जाएगा? डिमांड कम हो जाएगी। कभी देखा होगा जैसे कि सपोज करो डी मार्ट जा रहे हो या किसी शोरूम में जा रहे हो, तो वहाँ भी अलग अलग सेक्शन बने होते हैं, ये न्यू अराइवल है और ये जो है पुराने गुड्स है। जो न्यू अराइवल होता है उनका प्राइस क्या होता है? ज़्यादा होता है, और पुराने गुड्स का प्राइस क्या होता है? कम होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि न्यू अराइवल की डिमांड क्या होती है? ज़्यादा होती है। पुराने अराइवल की डिमांड क्या होती है? वो तो आउटडेटेड हो गया ना, कम होती है। तो फेवरेबल डिमांड टेस्ट एंड प्रेफरेंस किसका हुआ? न्यू अराइवल का। और अनफेवरेबल टेस्ट एंड प्रेफरेंस किसका हुआ? जो पुराने थे, पुराने कपड़े, पुरानी शर्ट से पुराने। समझ आया? ये तुम लोगों को नहीं लिखना है, ये तुम्हारा पार्ट नहीं है, ठीक है? इसमें मैं बता दूंगा क्या लिखना है, इसमें मैं लिखवा दूंगा इसका पॉइंट, ठीक है? नेक्स्ट है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, ध्यान से समझना। अगर प्राइस किसी कमोडिटी का फॉल करता है, प्राइस क्या कर रहा है? फॉल, तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी? राइज होगी। क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी? राइज होगी। ये हमने देखा भी था कि प्राइस कम होता है तो डिमांड क्या होती है? राइज होती है। इसी को हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं, लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। अब यहाँ पे ना एक वर्ड लिखा है, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल या अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट। अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। अब देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड में क्या क्या था? फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड में एक था हमारा प्राइस हमारे ही गुड्स का, है ना? दूसरा था प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटीज। तीसरा क्या था? इनकम ऑफ द कंज्यूमर। फिर क्या था? टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर्स। ये था। यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ ओन प्राइस की बात कर रहे हैं, हमारा ही प्राइस और हमारी ही ओन डिमांड। समझ आया? मतलब लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है? फर्स्ट वाले फैक्टर के लिए, कि प्राइस हमारा कमोडिटी का फॉल हुआ तो डिमांड क्या हो गई? बढ़ गई। और प्राइस हमारा कमोडिटी का बढ़ गया तो हमारे ही गुड्स की क्या हुई? डिमांड कम हो गई। तो ये समझ रहे हैं, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट या इक्वल का मतलब क्या है? मतलब इनकम ऑफ द कंज्यूमर, सब्सटीट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंस को क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे, वो सब क्या रहेंगे? कांस्टेंट। लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ किस चीज के बारे में कहता है? कि हमारी कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा तो हमारी कमोडिटी की डिमांड कम होगी, एंड हमारी कमोडिटी का प्राइस कम होगा तो हमारी कमोडिटी की डिमांड क्या होगी? ज्यादा होगी। ये कौन सा पॉइंट कह रहा था? फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड का पहले वाला। हमारी ही कमोडिटी का प्राइस और हमारी ही कमोडिटी की डिमांड। समझ आया? अदर थिंग्स क्या रहेंगे? अदर फैक्टर क्या रहेंगे? उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। समझ आया ना? ठीक है। अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। अदर फैक्टर जैसे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ये कांस्टेंट रहेगा। इनकम ऑफ द कंज्यूमर कांस्टेंट रहेगा। टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। यही तो थे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। पॉइंट नंबर 2, 3, 4 जो पड़ा था। समझ आया? अब देखो ये एक इलस्ट्रेशन दे रखी है। प्राइस हमारा कमोडिटी का 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1 हो रहा है। प्राइस गिर रहा है तो हमारी कमोडिटी की डिमांड क्या होगी? बढ़ेगी। 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 20 से 35 और 35 से 60 हो गई। अब देखो अगर हम इसका डिमांड कर्व बनाए, हमेशा ध्यान रखना वाई एक्सिस पे प्राइस आएगा। वाई एक्सिस पे क्या आएगा? प्राइस। क्वांटिटी डिमांडेड किस पे आएगी? एक्स एक्सिस। प्राइस कितना है? 1 से 5 तक, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 कर दिया, ठीक है? उसके बाद क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है हमारी? 5, 5 का गैप आ रहा हूँ। 10 के बाद 15, 20, 10, 10 का गैप ले लो। 0, फिर 10, 20, 30, 40, 50, 60। पहले 5 रुपीज पे कितनी डिमांड थी? 10 की। तो 5 रुपीज पे कितनी डिमांड है? 10। ये आ गया। फिर 4 रुपीज पे 15, 4 पे यहाँ पे आएगा 15। फिर 3 पे 20, 3 रुपीज पे 20। 2 रुपीज पे 35, 2 पे 35। 1 पे 60, 1 पे क्या आया? 60। तो जब इसको ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारा बन जाएगा डिमांड कर्व। मैं डिमांड को डी डी लिख रहा हूँ, ठीक है? ये क्या बन जाएगा? डिमांड। समझ आया? प्राइस गिर रहा है तो डिमांड क्या हो रही है? बढ़ रही है। ये किसकी बात कर रहे हैं? पहले वाला जो फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड था, मतलब हमारा ही प्राइस, हमारी ही कमोडिटी का प्राइस और हमारी ही कमोडिटी की डिमांड, सेम कमोडिटी की, सेम गुड्स या सर्विस। समझ आया? अब इसका फीचर देख लो। डिमांड कर्व क्या है? स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। डिमांड कर्व ऐसे आ रहा है ना, लेफ्ट से राइट, तो ये तो क्या डाउनवर्ड स्लोपिंग है और लेफ्ट से राइट वर्ड मूव कर रहा है।
नेगेटिवली स्लोप्ड है, जब ऊपर से नीचे आता है ना उसे कहते हैं नेगेटिवली स्लोप, और नीचे से ऊपर जाता है उसे कहते हैं पॉजिटिवली स्लोप। ये पॉइंट की जरूरत नहीं है, दिस वन ऑल्सो, सिर्फ ये 2 पॉइंट, ठीक है। ये है हमारे फीचर्स ऑफ डिमांड। समझ आए यहाँ तक?